Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So today we are going to start our objective part of MTH 202, that is discrete mathematics. So सबसे पहले आपके पास MCQ है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक P है और एक Q. P का है कि P इक्वल्स इट इज़ रेनिंग और Q है शी विल गो टू कॉलेज. अच्छा, अब आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और उसको हमने जो है वो डिनोट करना है. इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज. अब इट इज़ रेनिंग P हो गया, ठीक है. अब एंड जो है, एंड के लिए ये हैट वाला साइन होता है, ठीक है. एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज. अब क्यू स्टेटमेंट है आपके पास शी विल गो टू कॉलेज, लेकिन यहाँ पे नॉट यानी कि इसका नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, तो टिल्डा जो है वो निगेशन को शो करने के लिए यूज़ होता है. तो इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज, तो इसका होगा पी एंड टिल्डा क्यू, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है इन अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन देयर शुड बी. अच्छा, अब अगर कोई इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है यानी कि उसमें कोई लूप्स वगैरह नहीं है, तो उसके डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होना चाहिए? लूप ऑन वन पॉइंट, नो पॉइंट कनेक्टेड या नो लूप एट एनी पॉइंट. तो इररिफ्लेक्सिव वही होता है जिसमें कोई मतलब पॉइंट खुद को अपने साथ लूप ना बना रहा हो. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नो लूप एट एनी पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट है हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद 3 एलिमेंट्स. अच्छा, अब यहाँ पे देखें टू अ सेट विद 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा n रेज़ टू पावर m. तो अब 2 एलिमेंट्स यानी कि 2 सेट्स का आपने बताना है, तो n की वैल्यू हो गई 2 और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं 3, तो m की वैल्यू हो गई 3. तो 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 2 क्यूब इट इज़ इक्वल टू 8. तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो 8 है. अच्छा, अब नेक्स्ट है इफ़ अ सेट कंटेन्स एग्जैक्टली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वेयर m डिनोट सम नॉन नेगेटिव इंटीजर देन द सेट इज़. अच्छा, अब अगर एक सेट में m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट यानी कि जो सब एक दूसरे से अलग हों और हमें पता भी हो कि ये इतने हैं अलग अलग, तो वो उस सेट को क्या कहेंगे? फाइनाइट, इनफाइनाइट या नन ऑफ दीज. तो इसका राइट ऑप्शन है फाइनाइट. क्यों? क्योंकि उसमें किसी सेट में m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है लेट f एंड g बी द फंक्शंस डिफाइंड बाय. अब दो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं और इसमें कंपोजिशन यानी कि f ऑफ g आपने फाइंड करना है. f ऑफ g कैसे फाइंड करते हैं? f और o छोटा सा सिंबल और फिर g. अब इसमें देखें f आपके पास फंक्शन था 2x+3. अब इसमें जो x होगा ना, उसकी जगह आपने ये g ऑफ x पुट कर देना है, ठीक है. तो f और x की जगह आपने g ऑफ x की वैल्यू क्या थी? 3x+2 वो लिख दी, फिर +3 वैसे का वैसा आ गया, ठीक है. इसको आगे सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 6x+7. तो इसी का ये जो सी ऑप्शन है 6x+7, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है लेट f इज़ डिफाइंड रिकर्सिवली बाय. अब f ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है और आपने f ऑफ 2 की बतानी है. अच्छा, अब f ऑफ 0 की तो दी हुई है और f ऑफ 2 की बतानी है, तो इसका मतलब है कि दरमियान में जो f ऑफ 1 रह गया वो फाइंड करना ज़रूरी है, ठीक है. अब उसको कैसे फाइंड करेंगे? अब f ऑफ 1 देखें. अब आपके पास पूरा रिलेशन क्या है? f इंटू n+1. तो ये जो n है यहाँ पे पहले 0 हमने पुट करना है. बोलती रहूँ? मैं इनका बोल लेती हूँ अगर ये अगर. अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने पहले f ऑफ 1 फाइंड करना है, तो ये जो f ऑफ n है उसमें पहले f ऑफ 0 फाइंड कर रहे हैं यानी कि पुट कर दें. तो हर बार ऐसे होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने f ऑफ 2 फाइंड करना है तो पहले f ऑफ 1 उसमें प्लेस करना होगा. इसी तरह जब f ऑफ 1 करना है तो पहले f ऑफ 0 यानी कि उससे पिछला नंबर जो है वो हम फॉर्मूला में उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे f ऑफ 0 आपको दिया हुआ था 3, तो आपने वो 3 प्लेस कर दिया और ये आंसर आपके पास आ गया 8. अब ये आ गया f ऑफ 1 का. अब f ऑफ 2 सेम इसी तरह से f ऑफ n की जगह अब f ऑफ 1 लिख दें, फिर उसकी वैल्यू 8 थी वो पुट कर दें, सिंपल एडिशन करें और आंसर आ जाएगा 18, जो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज़ थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 और 11. के अगर हम कोई डाइस जो है वो मतलब दो डाइस जो हैं अगर हम इकट्ठे थ्रो कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके पास आएगा आंसर वो या 5 होगा उनका सम या फिर 11 होगा. पहले हम 5 का देखते हैं. अच्छा, आप सिंपल इसका कैसे बना सकते हैं? अगर एक डाइस की प्रोबेबिलिटी आपने करनी हो फाइंड, तो हम पूरा एक रिलेशन बना लें 1 1 1 2 1 3, क्योंकि 6 नंबर होते हैं ना किसी डाइस में, 1 2 3 4 5 6. तो पहले 1 के साथ सबका बना लें, फिर 2 के साथ, 3 के साथ एंड ऑनवर्ड्स. अच्छा, तो अब सबसे पहले 5 का हमें कैसे पता चलेगा? अब कोई भी ऐसे पेयर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जिनका सम आपके पास 5 के बराबर आ रहा हो, जैसे 1+4 2+3 3+2, तो वो सारे इकट्ठे करके लिख लें 5 के आउटकम्स के सम के लिए, ठीक है. और इसी तरह 11 वाला कर लें. अब उन्होंने अलग से 5 या अलग से 11 का नहीं पूछा, हमने टोटल फाइंड करना है. तो अब यहाँ पे देखें कि इसके 4 हैं टोटल 5 वाले के और 11 वाले के हैं 2, तो आपके पास टोटल कितने हो गए 6. यहाँ पे बात हो रही है दो डाइस की, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस है आपके पास.
तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। और आपने क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी कि 5 और 11 के जितने आउटकम्स 6 और ओवरऑल जितने आउटकम्स हैं 36, इन सबको डिवाइड करें और आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट MCQ है, इफ़ अ डाइस इज़ रोल्ड देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ ग्रेटर देन 4। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 से कोई बड़ा नंबर आएगा। अब 6 तक नंबर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि 4 से बड़े दो ही नंबर्स हैं हमारे पास, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि नंबर ग्रेटर देन 4 कितने हैं, 2, 5 और 6। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जैसे हमने पिछले MCQ में किया कि टोटल यहाँ पे कितनी आउटकम्स हैं 2 और ओवरऑल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं 6, यानी कि 6 ही नंबर थे तो 6 ही पॉसिबल आउटकम्स होने हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 6 करें तो 1/3 आंसर आ जाएगा और यही करेक्ट है। अच्छा, अब देखें व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टोस्ट। अब 3 कॉइन्स को टोस्ट करना है और हमने उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो नंबर ऑफ हेड्स की फाइंड करनी है। चलें इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी या लॉन्ग में अक्सर आ जाता है। अच्छा, अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने नंबर ऑफ हेड्स की फाइंड करनी है। तो हम एक टेबल बनाते हैं एक्सपेक्टेशन का। सबसे पहले एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि कितनी बार हेड आपके पास आ सकता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3। अब फ़िलहाल 3 तक की बात हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 कॉइन्स ही टॉस हो रहे हैं तो 3 से ज़्यादा हेड्स हमारे पास नहीं आ सकते किसी केस में। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है ये P जो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेगा। इसमें हमने कैसे बताना है, अब x क्या है, 0, यानी कि कोई ऐसा आउटकम, कोई ऐसा रिज़ल्ट जिसमें एक बार भी हेड ना हो, यानी कि टेल 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 ये आंसर हो, तो वो एक ही बार पॉसिबल है, टेल टेल टेल, तो 1/8 आ गया। इसी तरह 1 का कर लें, 2 का कर लें, 3 का, तो वो यहाँ पे जो है वो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि हेड 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 टेल हेड हेड। ठीक है, एक ये कॉलम बन गया। फिर नेक्स्ट है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 1/8 से मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली 0 आएगा। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें, इनको, तो सबको जब मल्टीप्लाई करें इन सब की एवरेज एक्सपेक्टेंसीज जो हैं इनको प्लस कर लें और आंसर आ जाएगा 3/2। और इसको फ्लोट में आंसर मतलब पॉइंट्स में ले लें तो आ जाएगा आपके पास 1.2। ठीक है, सॉरी 1.5, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट है द हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। अब आपको जो है वो एक ग्राफ दिया हुआ है और आपने इसका हैमिल्टोनियन सर्किट जो है वो फाइंड करना है। अब हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है कि जिसमें जो सारे वर्टिसेस हैं आपके पास, जितने भी ये जो आपके पास लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इन सबको ट्रेवर्स करना है, विज़िट करना है। लेकिन हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या कंडीशन होती है कि आपने किसी वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन C है। लेकिन अब वो कैसे है ये देखते हैं। अब इसमें सिंपल हमने क्या करना है, A से B पे जाएँ, देन C, D, E, F। ठीक है, अब दोबारा F से C पे चले जाएं तो वह हैमिल्टोनियन सर्किट की कंडीशन जो है वो वायलेट हो जाएगी कि दोबारा से हमने वर्टेक्स रिपीट कर दिया। तो इसलिए C पे नहीं जा सकते, F से आप चले जाएं G पे, देन H और फिर अगेन आ गया A। तो अब यहाँ पे देखें स्टार्टिंग और एंडिंग जो वर्टेक्स है वो तो सेम है, लेकिन दरमियान में हमने कोई वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं किया। तो इसलिए जो C ऑप्शन है हैमिल्टोनियन सर्किट जो है वो इसको वैलिडेट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट n एंड d बी इंटीजर्स। अब दो इंटीजर दिए हुए हैं और कंडीशन दी हुई है कि जो d है वो 0 नहीं होना चाहिए। और अब इसमें फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है, तो ये हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग है कि n इज़ डिविजिबल बाय d और d डिवाइड्स n, एक ही मतलब है। तो n इज़ इक्वल टू k डॉट d फॉर सम इंटीजर k। तो इसका यही मतलब होता है, ये जो ऊपर आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, इसको ये MCQs में ही आता है मोस्टली। अच्छा, नेक्स्ट है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो अब उन्होंने ये पूछा हुआ है कि कोई दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो क्या लाजमी है कि जो आंसर आपके पास आए वो भी इरेशनल नंबर हो। तो ये फॉल्स है। ठीक है, और इसकी बुक में डिटेल्ड एग्जांपल भी दी हुई है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि दो इरेशनल नंबर्स को आप प्लस करें और आंसर फिर से इरेशनल आ जाए। तो हो सकता है कोई इरेशनल या रियल नंबर भी आ सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है। ये मैंने आपको सब्जेक्टिव पार्ट में बताया हुआ है कि जो ग्रेटर इंटीजर होता है जिसमें जैसे 72 है, उसको पहले डिवाइड करें 27 से। जो मल्टीपल आएगा उसको यहाँ पे लिखें .2 और फिर प्लस कर दें उसमें रिमाइंडर। फिर अगेन जो इसमें छोटे वाला था उसको रिमाइंडर से दोबारा डिवाइड करें। यहाँ पे 18 1 ज़र 18 किया होगा तो मल्टीपल ये, और फिर रिमाइंडर बच गया ये। फिर अगेन छोटे वाले जो मतलब लेस इंटीजर है उसको रिमाइंडर से डिवाइड करें। तो यहाँ डिवीजन करती जानी है यूक्लिडियन एल्गोरिदम में तब तक जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आपने जो स्मॉलर इंटीजर होगा वो आपके पास GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन या करेक्शन
करनी हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।